नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके सीबीटी के एग्ज़ाम अब रनिंग में है और इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए वो क्वेश्चंस जो अब तक हुए एग्ज़ामों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। 22 अगस्त से चल रहा है, तो पिछले 5 दिनों में 3 शिफ्ट डेली है, यानी 15 शिफ्ट में जो आपके पेपर हुए हैं उनमें कौन से है वो क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार आ रहे हैं। तो इनको अच्छे से पढ़ लेना अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो। वैसे तो आपको बता दूं कि ये जो पूरे पेपर है ये हमारी उन क्लासेज में से ही आ रहे हैं। हमने आपको सेकेंड ईयर के लिए 21 इम्पोर्टेंट क्लासेज प्लस 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की क्लास दी थी, यानी टोटल 31 क्लासेज दी थी। और इनका नाम क्या है, ITI एग्ज़ाम 2024 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। पूरा पेपर वहीं से आए, स्पीड डबल कर लो। आपके लिए तो ये क्लासेज आधे के बराबर हो गई, यानी लगभग 15 क्लास में आपका काम हो रहा है। पढ़ लो, 100% गारंटी है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया, ये बच्चों ने बताया है, जो बच्चे पहले से जुड़े हैं। अगर आप हमारे साथ नए आज अभी इसी वीडियो से जुड़े हैं तो पहला काम तो कीजिएगा कि चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि आपके पास अपडेट ही नहीं है। और दूसरा, इस वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाइए, जो आप जैसा कोई बच्चा बच नहीं गया हो, पीछे रह जाए कहीं, अभी भी वक्त है तो ज़रूर आप उनको देखिएगा। आइए आज को शुरू करते हैं, मैं प्रश्नों की तरफ ले चलता हूं। आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना। इस तरह की अपडेट क्वेश्चंस PDF जब आती है तो टेलीग्राम पर डाल देते हैं, तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही एप्लीकेशन का लिंक भी दिया है, हमारा ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पर ITI सेकेंड ईयर के फ्री टेस्ट अवेलेबल है, आप उनको अटेंड कर सकेंगे। आइए मैं आपको प्रश्नों की तरफ ले चलता हूँ। देखो शुरू करते हैं, और ये है एक सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन। थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा होगा पर मैं बोल दूंगा पूरा। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि चित्र में आपको एक वाइंडिंग दिखाई गई है, ये कौन सी वाइंडिंग है। अब ध्यान से देखना, हमें वाइंडिंग की पहचान करने के लिए उसके कनेक्शन देखने होते हैं। पहला सिरा बाहर निकला, अंतिम सिरा अंतिम से जुड़ा, पहला पहले से जुड़ा, यानी फर्स्ट से फर्स्ट और सेकंड से सेकंड, बिगिनिंग टू बिगिनिंग और एंड टू एंड, इस तरह के जो कनेक्शन होते हैं ना, उस वाइंडिंग को बोलते हैं होल कॉइल वाइंडिंग। क्या कहलाती है? होल कॉइल वाइंडिंग इसे बोलते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी आ रहा है और पहले भी पिछले 3 सालों में भी लगातार ये आया था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ये रोटरी स्विच वाला, कि रोटरी में किस प्रकार के स्विच आपको चित्र में दिखाया गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार आए। अगर इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, तो इसमें देखो यहाँ पर सिक्का डालने की जैसी आकृति बन रही है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, कॉइन स्लॉट नाम रखा हुआ है। रोटरी स्विचों के विशेष प्रकार होते हैं, तो ये रोटरी स्विच का जो विशेष हमारा प्रकार है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कॉइन स्लॉट। आपको इसका उत्तर करना है C। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सवाल कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रारंभिक करंट कितनी होती है। 3 फेज की AC मोटर का जो स्टार्टिंग करंट होता है वो अपनी FLC फुल लोड करंट का 5 से 6 गुना होता है। यहाँ 5 से 6 गुना ऑप्शन है, वैसे जनरली हम लोग 5 से 7 गुना भी लिखते हैं या बोलते हैं, ये ध्यान रखना। कई जगह 5 से 7 गुना बोल देते हैं, कई जगह 5 से 6 गुना बोल देते हैं। आपके क्वेश्चन का ये रहा आंसर। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, सुनना ध्यान से। CBT एग्जाम में ऑप्शन सफल कर जाते हैं, यानी यहाँ जैसे ये आप D ऑप्शन में देख रहे हैं, हो सकता है कि पेपर वाले दिन आपके पेपर में ये B, C या A इनमें से किसी में हो, तो आपको क्वेश्चंस के ऑप्शन नहीं रटने हैं, ऑप्शन में जो लिखा हुआ है उसको याद रखना है। और कितने एक दिन की तो बात है यार, पूरे साल भर आपने मस्ती तो करी है, पेपर तक याद रख लो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है ना। थोड़े ही दिनों की बात है, ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है, तो आराम से आपको याद रह ही जाना है। सवाल देखो, 3 फेज इंडक्शन मोटर में इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो भैया, 3 फेज की मोटर ही कोई ज़रूरी नहीं है, डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन की जो वायरिंग होती है, नई वायरिंग के लिए किस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए भी यही आएगा। किसी भी मशीन की बॉडी, किसी वाइंडिंग का जब भी इंसुलेशन प्रतिरोध नापना हो, इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए केवल एक ही उपकरण बना हुआ है और उसका नाम है मेगर। कुछ जगह इसे मेगा ओम मीटर के नाम से भी जान जाते हैं, क्योंकि ये जो मान दर्शाता है वो मेगा ओम में देता है, ठीक है ना। आपके सेकेंड ईयर में इंसुलेशन प्रतिरोध से जुड़ा हुआ एक सवाल आता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर में से, विद्युत वितरण वाला जो है ना, वहाँ से कहता है कि मध्यम इंस्टॉलेशन में 2 चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए। उस क्वेश्चन का आंसर है 1 मेगा ओम से
कम नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रख लेना बस, कम नहीं होना चाहिए। 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए, 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, ये लैंग्वेज बनती है। इसलिए इस क्वेश्चन को भी थोड़ा अच्छे से कवरअप करना बहुत ज़रूरी है, याद रखना, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। अच्छा एक ये वाला क्वेश्चन भाई, ये तो जब किस्मत साथ हो यानी दिन आपका अपना हो ना, तो एक ही पेपर में 2 बार आता है। क्या क्वेश्चन है? स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लिट फेज, हिंदी बनती है विभक्त कला या विभक्त चरण। लेकिन सुनना ध्यान से, दरअसल स्प्लिट फेज मोटरों को सिंगल फेज मोटर भी बोलते हैं। तो यही वाला क्वेश्चन एक और लैंग्वेज बनकर आता है। क्या लैंग्वेज बनकर आता है? एकल चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? वर्ष 2023 का एक पेपर एक दिन में हल करवा रहा था, हमने देखा कि उस पेपर में यही क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। एक बार पूछा स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है, दूसरी बार पूछा एकल चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। अब जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ रखा हो उसके दोनों सही, और अगर हल्की सी भी गलती है तो दोनों गलत। आंसर दोनों का सेम है। इन दोनों के लिए आपको उत्तर क्या करना है कि ये दोनों एक ही आंसर में जाएंगे और आपको इनका आंसर डालना है लेंज का नियम। कौन सा माय डियर? लेंज नियम पर आधारित है ये दोनों ही। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिन साथ हो तो 2-2 बार क्वेश्चन आते हैं। आइए अगले सवाल पर। 3 फेज इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है? इंडक्शन मोटर में एक होता है रोटर ब्लॉक टेस्ट और एक होता है नो लोड टेस्ट। नो लोड टेस्ट से हम आयरन लॉस की गणना करते हैं, ये ट्रांसफार्मर में भी होती है, और कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए रोटर ब्लॉक टेस्ट होता है। तो मैं इतना सा आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप दोनों को याद करिए। रोटर ब्लॉक टेस्ट क्यों किया जाता है ये भी आ सकता है, और नो लोड टेस्ट क्यों किया जाता है ये भी आ सकता है। इसलिए आपको इन दोनों को ही ना बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक देखो भाई, ये स्टार्टर बार बार आ रहा है, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आ रहा है, और बहुत सिंपल सा है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है ये, ठीक है ना। अगेन एंड अगेन हर दिन आ रहा है, फिर चांस रहेंगे आने के, तो अच्छे से इनको कवर करना है, छोड़ना एक भी नहीं है। अच्छा जी एक ये वाला देखो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनर्जी सोर्स वाले में से है। सोलर सेल निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सोलर सेल की जगह भाषा बदल करके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि फोटोवोल्टिक बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? दोनों का आंसर एक ही है, क्या? कि सिलिकॉन। सोलर सेल भी सिलिकॉन का बनता है, फोटोवोल्टिक सिस्टम भी किसका बना होता है? सोलर सेल का, दरअसल सिलिकॉन का। दरअसल सोलर सेल फोटोवोल्टिक सिस्टम पर ही आधारित है, फोटोवोल्टिक सिद्धांत पर ही कार्य करता है। पीवी एक फोटोवोल्टिक वर्किंग प्रिंसिपल है। इस पर पूरी डिटेल से बात करेंगे, अभी करने की ज़रूरत नहीं है। याद रख लेना आप तो इतना सा, किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद में देखो, हाई हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का उपयोग करते हैं? ऊंचे हेड के लिए जो होती है ना, मैं आपको बताऊं, इसके लिए एक टरबाइन है जिसका नाम है पेल्टन व्हील टरबाइन। वास्तव में इसका आंसर है पेल्टन व्हील टरबाइन, बट माय डियर यहाँ आपके सामने तो ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं बता दूं, पेल्टन व्हील टरबाइन इम्पल्स टरबाइन का ही एक विशेष प्रकार है। इम्पल्स को हिंदी में आवेग बोलते हैं, यानी आवेग टरबाइन आपको इसका आंसर करना है। वैसे पूरा नाम जो है ना वो इसरो टेक्नीशियन, ITI बेस पर भर्ती आती है। अब सेकेंड ईयर पास कर लोगे तो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करनी है। इसरो में टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है अपने ITI इलेक्ट्रिशियन बेस पर, उसमें ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है। हालांकि वो इतना ही नहीं देते, हाई हेड के साथ लो डिस्चार्ज भी लिखा हुआ आता है। हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए कौन सी टरबाइन काम में लेते हैं, और वहाँ पर इम्पल्स टरबाइन ऑप्शन में नहीं आता, वहाँ पर पेल्टन व्हील आता है। खैर आपके पेपर की मतलब करते हैं ना अभी तो CBT एग्ज़ाम तक, तो CBT एग्ज़ाम में ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है ना। आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज़ कर दी, ठीक है ना। बिना लाइक किए नहीं देखना यार, प्लीज़, बहुत बहुत ज़रूरी है वीडियो में लाइक्स की। अच्छा एक ही वाला क्वेश्चन देखो, कंट्रोल पैनल ऐसे सीरीज़ वाले में से है, इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन बनते हैं, मतलब इसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला, ये डायग्राम दिखा करके पूछते हैं कि ये क्या है, तो ये है डिन रेल। अब सेकंड सवाल आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि डिन रेल का उपयोग क्या है? क्या क्वेश्चन आता है? डिन रेल का उपयोग क्या है?
तो डिन रेल का यूजेज होता है बिना स्क्रू यानी पेंच के पैनल बोर्ड में सहायक सामग्री स्थापित करना या लगाना। क्या? बिना स्क्रू के उपयोग किए हुए पैनल बोर्ड में कॉन्टेक्टर, ओवरलोड, इन सबको लगाना। 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन उल्टा आता है। क्या? कि बिना स्क्रू का इस्तेमाल किए पैनल बोर्ड में ओवरलोड, रिले, कॉन्टेक्टर इत्यादि लगाने के लिए किस सहायक सामग्री का इस्तेमाल करते हैं? तो डिन रेल। कुल मिलाकर के डिन रेल मेरी दृष्टि से, मेरे हिसाब से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आपके पेपर में ज़रूर ये देखने को मिलेगा। डिन रेल कर देना, डायग्राम देख लो अच्छे से। विशेष तौर से देखो सहायक सामग्री में से तो आएगा ही आएगा। एक ये वाला कि कंट्रोल पैनल की वायरिंग में आपको कौन सी सामग्री दिखाई गई है, तो इसका नाम है ग्रोमेट। वैसे तो साधारण भाषा में ग्लैंड बोला जाता है, प्रैक्टिकली जब फील्ड में आप काम करने जाओगे तो इसी शब्द का इस्तेमाल होगा, लेकिन वैसे इसको हम लोग ग्रोमेट बोलते हैं। इन्होंने हिंदी में क्रोमेट लिखा है। एक बात और ध्यान रखना, ये बेवकूफ़ है, ये गलतियां करेंगे ना तो ऐसा ही लिखेंगे। अब ग्रोमेट को ही सुधार करके ग्रोमेट नहीं लिखेंगे, हिंदी आई तो क्रोमेट ही लिख कर आएगी। तो थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं रखनी है, ठीक है ना। डाउट दूर करना आपकी भी जिम्मेदारी है, ठीक है। देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सवाल क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल की वेव्स या लगातार पल्स उत्पादन करता रहेगा। देखो ऐसा एक सर्किट होता है, ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है। इनपुट, उसके बदले में आउटपुट, और यहाँ से डीसी की बाइसिंग, तो ये कहलाता है एम्पलीफायर। अब इसको आप हटा दो, इतना सा सर्किट, यहाँ से वापस इसको फीडबैक देते रहो, तो इसको बोलते हैं ऑसिलेटर। ऑसिलेटर को हिंदी में दोलक या दोलित्र बोला जाता है, ये ध्यान रखना। दोलित्र या दोलक बोलते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लेना, वेरी मोस्ट रिपीटिव भी है, आएगा ही आएगा। अगला सवाल देखो, कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को कंट्रोल करती है। अनुक्रमिक को इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल का मतलब है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। जैसे आजकल स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में रियोस्टेट, पहले तो मैनुअल होता था, बाहर से आप हटाओ रोटर रेजिस्टेंस को, आजकल ऑटोमेटिक आ गया। 4 कॉन्टेक्टर लगा दिए, 4 टाइमर लगा दिए, निर्धारित समय के बाद टक 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 चारों कॉन्टेक्टर पिकअप होंगे, रेजिस्टेंस ऑटो कट हो जाएगा। डीसी जनरेटरों में, डीसी मोटरों में भी ऐसे ही आता है। 3.4 पॉइंट जो स्टार्टर होते हैं उनमें रेजिस्टेंस ऑटो कट हो जाते हैं। अपने इंडक्शन मोटर में भी स्टार से डेल्टा में हम चलाते हैं कि थोड़ी देर बाद स्टार से डेल्टा में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाए, तो इन सब के लिए टाइमर लगता है। कौन सी डिवाइस है? टाइमर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहूँगा बहुत शानदार क्वेश्चन है, और आने चाहिए ऐसे क्वेश्चन तो वास्तव में, ठीक है ना। तो अच्छे से कवर करना। अच्छा एक इस क्वेश्चन को देखो भाई, मतलब कि ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह देखने को हमें मिलता है। सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता, दरअसल ये तो इन्होंने गलत लिखा है, शुद्ध हिंदी में इसको विदारण क्षमता बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं रप्चरिंग कैपेसिटी। अब रप्चरिंग कैपेसिटी चाहे फ्यूज की हो चाहे सर्किट ब्रेकर की हो, ये ध्यान रखना। सर्किट ब्रेकर की कोई ज़रूरी नहीं है, हर एक प्रोटेक्शन डिवाइस की अपनी रप्चरिंग कैपेसिटी होती है। क्या चीज़ होती है पहले वो बताता हूँ। वह है मैक्सिमम पावर जिसे फॉल्ट के समय एक सर्किट ब्रेकर सहन कर गया। याद रखना, फॉल्ट करंट हमेशा मेगा एम्पियर के हिसाब से मानते हैं अपन, कि पता नहीं कितनी जाएगी, अनंत होती है ना शॉर्ट सर्किट करंट तो, और वोल्टेज के हिसाब से तो ये पावर निकलती है और इसे MVA में दिखाया जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे से कवर कर लेना, पूरी संभावनाएं आएगा। एक इससे जुड़ा हुआ और है, वो है अल्टरनेटर की रेटिंग का, वो KVA में है, याद रखना वो भी आ सकता है। अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है, तो उसका आंसर आपको KVA करना है, वो KVA में होती है। और ये रप्चरिंग कैपेसिटी वाला है तो रप्चरिंग कैपेसिटी MVA में होती है। दरअसल ये आभासी शक्ति का प्रतीक है, मेगा वोल्ट एम्पियर इसे अपन बोलते हैं, ठीक है ना। एक ये वाला सवाल देखो, रिले वाले में से आया, पावर कट ऑफ होने के बाद कौन सी रिले ऐसी है जो अपने संपर्क को स्थिति में बनाए रख सकती है। यानी सप्लाई चली गई ना, तो जो NO था वह NO ही रहेगा और जो NC है वो NC रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो उस रिले का नाम है लैचिंग रिले।
इन्होंने तो हिंदी इंग्लिश दोनों एक जैसे लिख दिए। दरअसल रेचिंग का शुद्ध हिंदी शब्द होता है सिटकनी। जब पहले पेपर हुआ करते थे ना, जब ऑब्जेक्टिव 10 से क्वेश्चन आते थे, तब इनका शुद्ध हिंदी आता था। सिटकनी रिले बोलते हैं इसे। वैसे है बड़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है ना, आएगा। इसकी वैसे रिस्क होती है ये जिन इक्विपमेंट में होता है, क्योंकि जैसे ही सप्लाई आई तो सिस्टम तो सीधा चल पड़ेगा दोबारा, क्योंकि इस रिले ने एनओ किया नहीं तो वो ट्रिप नहीं हुआ। तो इनका एक मतलब एक तरह से कमजोरी भी है ये वाली। वैसे क्वेश्चन अच्छा है, याद रख लेना, लेचिंग रिले इसका उत्तर आएगा। ठीक है, अगला सवाल, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। कौन सी रिले ऐसी है जो एसी और डीसी दोनों पर एक रूप से काम कर सकती है, सिमिलर चल जाती हो? एसी डीसी दोनों पर काम करने वाली रिले का नाम है इम्पल्स रिले। इम्पल्स का अभी टरबाइन वाले में बताया था, हिंदी में आवेग बोलते हैं, तो इसका नाम है आवेग रिले, इम्पल्स रिले, जो एसी और डीसी दोनों पर एक समान रूप से काम कर सकती है। देखो भाई, ये वाला एक इलेक्ट्रॉनिक्स में से है, ये भी बहुत आ रहा है, तो संभावना है फिर आपके शिफ्ट में देखने को मिल जाए। हाफ वेव रेक्टिफायर है, उसमें आउटपुट डीसी वोल्टेज की गणना करो अगर इनपुट 24 वोल्ट है। एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 0.45 इंटू VRMS होता है, और अगर फुल वेव सेंटर टेप या फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के लिए पूछे तो 0.90 इंटू VRMS होता है। यानी जो आपको RMS वोल्टेज दी गई है उसका निकाल दो, जिस रेक्टिफायर का पूछा है उसका आंसर कर दो, दोनों का हो जाएगा, बात खत्म। तो यहाँ पर आपका 24 को 0.45 से करोगे तो 10.8 वोल्ट उत्तर आएगा। बताओ बात समझ में आ रही है क्या? वीडियो को आपने लाइक किया नहीं है अभी तक, कर देना। फुल वेव रेक्टिफायर के हिसाब से आप उत्तर बताओ कितना आ रहा है, पता तो लगे कौन है जो यहाँ तक क्लास को देख रहा है ना। उत्तर करना बताएंगे, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम के बिना बात नहीं बनेगी, अपडेट वहीं मिलता है। ऐप डाउनलोड करके फ्री वाले टेस्ट अटेंड कर लो। सवाल देखो, एक ट्रू टेबल आपको दी गई है, कौन से लॉजिक गेट की है? ये किसी भी गेट की आ सकती है, आपको 4 गेट मोस्टली याद रखने हैं। यहाँ देखो, मैं तो बुलियन व्यंजक से याद कराता हूँ। A इंटू बी लिखा हुआ है तो ये होता है एंड गेट का। अगर A इंटू बी के ऊपर बार लगा देंगे तो नोट एंड बन जाएगा, और नोट एंड को नैंड गेट बोलते हैं। अगर A प्लस बी का आ जाए तो वो और गेट का है, और A प्लस बी के ऊपर बार लग जाए तो वो नोर गेट है। तो इन 4 गेटों का तो कम से कम याद आपको रखना ही है। बताओ बात समझ में आ गई क्या? अगर समझ में आ गई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों तक पहुंचा दो यार। और चैनल को आप भी सब्सक्राइब करो, दोस्तों से भी करवाओ, सपोर्ट आपका मिलना चाहिए। और अभी क्लास यहीं रोक रहे हैं, और जैसे आज के कुछ नए और क्वेश्चंस मिलेंगे तो कल आपको उस पर भी क्लास देंगे। अभी के लिए बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।